अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में हमारे पास डिफरेंट है। पैथोफिजियोलॉजी 2 में हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रोनरी सर्कुलेशन क्या है। क्रोनरी सर्कुलेशन क्या है? ऐसे जो हार्ट को ऐसी सर्कुलेशन, ऐसी ब्लड सप्लाई जो हमारे पास हार्ट के मसल्स को सप्लाई हो रही होती है। हार्ट का वर्किंग सिस्टम कैसा है, कंडक्शन सिस्टम क्या है, मसल जो हार्ट के हैं वो कंट्रैक्ट एंड फ्लेक्स किस सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, अलिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या है, हमारे पास मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। लास्ट पे हमारे पास 2 लॉज हैं, फाक्सस्टैंडिंग लॉ एंड लैप्लेस लॉ। इन दोनों लॉज में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कार्डिक परफॉर्मेंस में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रोनरी सर्कुलेशन। क्रोनरी वर्ड एक कॉर्नर से निकला हुआ है। कॉर्नर का मतलब है कि हमारे पास यहाँ हार्ट के बिल्कुल कॉर्नर पे कुछ ब्लड वेसल्स हैं, कुछ आर्टरीज हैं। ऐसी आर्टरी जिन्हें हम क्रोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। जैसे कि हमें आइडिया है कि हर मसल्स को, हर ऑर्गन को फ्रेश ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हार्ट के मसल्स को भी उनका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसकी बेस पे हमारे पास क्रोनरी आर्टरीज हैं जो सप्लाई करती हैं। ऐसी आर्टीरियल ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे पास क्रोनरी सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स क्या आते हैं, हमें पता है, हमारे मायोकार्डियम मसल्स होते हैं, हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। हार्ट रिक्वायर करते हैं कंटिन्यूस ऑक्सीजन टू फंक्शन। उन्हें हार्ट को एक प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। क्रोनरी आर्टरीज की 2 मेन ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि हमने स्टडी किया हुआ है कि हार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हार्ट एंड राइट हार्ट। पार्ट्स का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास एट्रियम एंड वेंट्रिकल है, इसी तरह हमारे पास राइट एट्रियम और वेंट्रिकल भी हैं। एक आर्टरीज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करेगी, एक आर्टरी हमारे पास राइट साइड को ऑफ द हार्ट को सप्लाई करेगी। क्रोनरी आर्टरीज डिवाइड हो जाती है 2 आर्टरीज में, लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी एंड राइट क्रोनरी आर्टरीज। ये दोनों आर्टरी कैटेगराइज होती हैं ऑन द एरिया ऑफ द हार्ट पे, जो जिनको ये सप्लाई कर रही होती हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास रिड्यूस फंक्शन ऑफ क्रोनरी आर्टरी, अगर क्रोनरी आर्टरी का फंक्शन रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई हार्ट को डिक्रीज हो गई है, नॉट ओनली डज दिस अफेक्ट सप्लाई ऑफ द हार्ट मसल इटसेल्फ बट आल्सो अफेक्ट द एबिलिटी टू हार्ट पंप थ्रू आउट द बॉडी। जब हमारे पास ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, आर्टरीज का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, सिर्फ हमारे पास हार्ट के मसल्स अफेक्ट नहीं होंगे बल्कि हार्ट की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू डिफरेंट ऑर्गन्स को भी डिक्रीज हो जाएगी, जो लीडिंग टू अंजाइना, हार्ट अटैक या डेथ का काज बनेगी। ये एक स्टूडेंट एक डायग्राम ऐड की हुई है जिसमें हमारे पास लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी डिवाइड हो रही है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज में, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी एंड डायगोनल ब्रांचेस वगैरह में। इसी तरह अगर हम राइट साइड ऑफ द हार्ट में देखें तो राइट क्रोनरी आर्टरी डिवाइड होती है स्टूडेंट्स पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, राइट मार्जिनल आर्टरी जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास क्रोनरी आर्टरीज के होते हैं, मेनली कंपोज होती है 2 लेफ्ट एंड राइट क्रोनरी आर्टरी जो फर्दर ब्रांचेस दे रही होती है, लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट दिया हुआ है राइट क्रोनरी आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, सेकंड पे पोस्टीरियर नोडिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर आईवी। राइट वाली हमारी पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट को और राइट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करेगी, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड इंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रही होती है। यहाँ पे कंप्लीट एक स्केच फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट क्रोनरी आर्टरी हमारे किस किस एरिया को सप्लाई करेगी, राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को, एसए नोड, एवी नोड। ये एसए नोड एंड एवी नोड कंडक्शन सिस्टम का पार्ट होता है। लेफ्ट बंडल्स में पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट को, इसी तरह एपिक्स ऑफ द हार्ट को, और जो लेफ़्ट है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड इंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास कंडक्शन सिस्टम आता है। अभी हमने 2 नोड्स पढ़े थे, एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड क्या होता है?
एट्रियल नोड एंड एवी नोड क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये दोनों जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। इसके अलावा एवी बंडल, परकंजी फाइबर्स, ये हमारे पास कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट है। कंडक्शन सिस्टम क्या है, कार्डिक मसल फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें हमारे पास इनमें जो मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो हमारे पास इम्पल्सिस जनरेट होने की वजह से हो रही होती है। अब इम्पल्सिस जनरेट कहाँ से होती है, राइट एट्रियम पे, अपर बॉर्डर पे, अपर पार्ट पे हमारे पास एक नोड प्रेजेंट है जिसे हम एसए नोड कहते हैं स्टूडेंट, जिस जो हमारे पास कंडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। ये एसए नोड हमारे पास पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट का मतलब है जिसे ऐसा पॉइंट जहाँ से हमारे पास इम्पल्सिस जनरेट हो रही होती हैं और थ्रू आउट स्प्रेड हो रही होती है। एसए नोड से एवी नोड उसे जो भी इम्पल्सिस जनरेट हो रही है उसे परकंजी फाइबर और बंडल ऑफ हिस के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में स्प्रेड कर रहा होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को हमारे पास कंट्रैक्शनल रिलैक्सेशन के लिए स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस चाहिए, उन्हें कंट्रैक्ट करना होता है थ्रू आउट द बॉडी, जो ब्लड होता है ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए उनकी इम्पल्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये जो एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड इम्पल्सिस पिक होती है तो द ग्रुप ऑफ द मसल एवी नोड जो हमारे पास, एवी नोड का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो नोड प्रेजेंट है, ये राइट ऐसे नोड पे इम्पल्सिस जनरेट होंगी, ऐसे नोड से राइट एट्रियम के थ्रू हमारे पास एवी नोड पे आएगी। एवी नोड का काम क्या होता है, एवी नोड ने जो इम्पल्सिस होती हैं उन्हें सेपरेट करना होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम बताया हुआ है स्टूडेंट्स। एसए नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ द एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कंट्रैक्ट करेगा, एवी बंडल, एवी नोड से हिस में, बंडल ऑफ हिस में डिफरेंट ब्रांचेज जनरेट होगी जिन्हें हम परकंजी फाइबर्स कहते हैं, और वो हमारे पूरे वेंट्रिकल के सराउंडिंग पे स्प्रेड होगी और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट था अरिथ्रोसिक्लोरोसिस। अरिथ्रोसिक्लोरोसिस वर्ड से हमें पता चल गया, अरिथ्रोस का मतलब होता है एक पेस्ट बन गया है और सिक्रोसिस का मतलब हार्डनिंग हो गई है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हमारे जो भी फैट डिपॉजिट आर्टरीज में हमारे पास फैट डिपॉजिट होने की वजह से आर्टरीज की जो वॉल होती है वो हार्ड हो गई है, इसे हम कहते हैं अरिथ्रोसिक्लोसिस। हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज वॉल, क्यों आर्टरीज की वॉल हार्ड हो गई है, क्योंकि हमारे पास वहाँ थिकनिंग एंड कैल्सिफिकेशन हो गई है, हमारे पास वहाँ डिफरेंट फैट डेपोजिशन हो गई है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, स्ट्रोक होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेज होती हैं, ये सारी हमारे पास फैट डेपोजिशन इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज में स्टार्ट हो तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट डायग्राम में देखें तो हमारे पास वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी फैट डेपोजिशन नहीं है, डिफरेंट मसल्स दिखा हुए, स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल के अंदर एंडोथेलियल लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर देखो बेटा हमारे फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें कुछ भी नहीं है, बट सेकेंड डायग्राम में वहाँ फैट डिपॉजिट होना शुरू की, जैसे ही फैट डिपॉजिट होगी जो एरिया होता है आर्टरीज का वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ब्लड सप्लाई जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ से वो भी जैसे ब्लड फ्लो करता है हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्रोनरी अरिथ्रोसिक्लोसिस, ये हमारे पास क्रोनरी आर्टरीज में भी, अगर क्रोनरी आर्टरीज में तो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंट्रासेल्युलर एरिथ्रोसिक्लोसिस किसी भी आर्टरीज में होता है, चाहे वो क्रोनरी हो या हमारे पास सेरिब्रल आर्टरीज हो, वो सेरिब्रल इन्फाक्शन काज कर देगा। इसके अलावा अगर हमारे हार्ट के किसी और पार्ट में है, क्रोनरी आर्टरी डिजीज में क्रोनरी में है, तो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, डिफरेंट हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, एंजाइना हो सकता है। क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क क्यों ज़्यादा होते हैं, इसमें हमारे पास रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इंक्रीजिंग एज, जेंडर, फीमेल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक डिफेक्ट्स, ये सारे हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। बट मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर क्या है, ओबेसिटी हमारे पास सबसे बड़ा है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, डाइट, ये सारी हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर एंड मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर क्या है, क्या मॉडिफाई है जो हम चेंज कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है, अगर हम उसको कंट्रोल करें, हमारे पास ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा नहीं होगा तो हमारे पास वहाँ कोई भी क्लॉट, कोई भी डेपोजिशन नहीं होगी, तो हम
एरिथ्रोस्क्लेरोसिस से बच सकते हैं। इसी तरह ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाए तो हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है अपने आप को। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट फैमिली हिस्ट्री, ये सारे हमारे पास लिपिड डेपोजिशन में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं। स्मोकिंग को भी हम देखा, ट्वाइस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। स्मोकिंग हमारे पास रिस्क फैक्टर्स बहुत बड़ा है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग 1% नॉन स्मोकर हैं, सेकेंड पर्सन स्मोकर है, तो उसमें 50% ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। उनमें एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो भी हमारे पास हार्ट डिजीज़ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, पहले मैंने अभी बताया था कंडक्शन सिस्टम, उसको भी मैंने एक फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया।